नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई का 8वां पाठ, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। पहले हम देखेंगे इस पाठ में क्या है, इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई ये देखेंगे। इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर अर्थ देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर विथ व्याकरण के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, विषय प्रवेश मतलब विषय में प्रवेश करते समय मतलब विषय का भाव क्या है वो जानो। तो वो है स्वाभिमान मनुष्य की थाती है। थाती मतलब धरोहर। जिस व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना नहीं होती है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वाभिमानी लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ गंवा देते हैं, पर अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देते। परंतु प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे ही फूल का वर्णन किया है जो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर है। तत्पर रहना मतलब तैयार रहना, पर किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कवि ने इस कविता के माध्यम से के द्वारा फूल के इस गुण को मनुष्य को भी अपनाने और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। इतने से ही भाव पूरे पाठ का समझ में आ गया होगा। चलते हैं सरल अर्थ पे। मतलब अगर हमारे पास स्वाभिमान ही नहीं है तो हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। और बिना स्वाभिमान के कोई इंसान कुछ किसी चीज़ को सीखना, करना या आगे बढ़ना नहीं चाहता है। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी जिसमें पोएम रहेगा। हम यहाँ पर स्टार्टिंग का और लास्ट का शब्द बता दे रहे हैं। चाहे सभी सुमन, सुमन मतलब फूल होता है, सौगंध नहीं बेचूंगा। यहाँ तक है। स्टार्ट करते हैं अर्थ। स्वाभिमान फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देना चाहता। वह कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाएं, केवल फूल ही नहीं, चाहे वे उपवन भी बिक जाएं, जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं, सारी बहार क्यों न बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है पर उस पर आँच नहीं आने देता, उसी प्रकार यह फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फूल कहता है कि पौधे की जिस डाल से उसे अपनी गंध अपनी डाल से अपनी गोद में खिलाया था, उन जिन कपोलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया था, उन्हें वह कभी भूल नहीं सकता। उनका वह ऋणी और उस पर पहला अधिकार उन्हीं का है। वे चाहें उसे नोचें या तोड़ें, वह उफ तक नहीं करेगा। वह कहता है कि वे चाहें मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपत्ति नहीं है। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वाले और उसकी कीमत लगाने वाले बाजार में भी बेचने
वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को न बेचने की सौगंध खाई है। वह उसका संस्कार बन गई है और वह उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। दूसरा पैराग्राफ है, मौसम में क्या लेगा, मौसम से क्या लेगा, यहाँ से लेकर के अनुबंध नहीं बेचूंगा। यहाँ तक आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, उसमें ये रहेगा पोयम, आप वहाँ से देख सकते हैं। अर्थ देखते हैं। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी नहीं पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता। न उस पर किसी चीज़ का कोई असर प्रभाव पड़ता है, न वह किसी चीज़ से कभी घबराता है, चाहे उसकी कोमल पंखुड़ियों पर भौरे के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो अथवा पतझड़ का मौसम हो और वह मुरझाई हुई दशा में हो, या उस पर कृत्रिम फुहारे डालकर उसे सांत्वना दी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अपने आप से अपने स्वाभिमान का अनुबंधन कर लिया है और यह ठान लिया है कि मैं अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता, अर्थात उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेचेगा। तीसरा पैराग्राफ है, मुझको मेरा अंत डैश वो अति प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। मतलब मुझे हमारा अंत पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। आगे फूल कहता है कि इस संसार में जिसका भी जन्म होता है एक न एक दिन उसका अंत होना, मरना निश्चित है। वह कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी करके झड़ जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक फूल के पास जाऊंगा और मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में किए की माफ़ी मांगेगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार में खरीद फरोश करने वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमान क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का अत्याचार करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वह कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और उसे किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। इस तरह से अर्थ हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हमारे वर्कबुक में जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। ये हमारा पैराग्राफ है और ये शब्दार्थ है।
क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है आकलन कृति 1, सूची बनाइए, इनका फूल से संबंध है वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आकृति पूर्ण कीजिए, फूल के परवाह नहीं है, फूल को परवाह नहीं है इनके बिकने की। एक ऑप्शन बता दिया है 100 फागुनों के, और 2 बताना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फूल कृतज्ञ है इनका, किसका? कांटों का, और 2 चीज़ें बतानी है किसका किनका। अगला क्वेश्चन, इन्होंने फूल के लिए यह किया, डाली ने क्या किया, कपोल ने क्या किया, वो बताना है। जोड़ियाँ मिलानी है। चौथा क्वेश्चन उत्तर लिखने हैं। चौथे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हैं। फूल सौगंध न बेचने की बात इन्हें संबोधित करते हुए कहा है, और दूसरा फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार किन्हें है, और दूसरा 5वां कारण लिखना है। उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा, फूल डाली, कोपल और कांटों को स्वयं को नीचे तोड़ने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर लिखिए, पद्यांश में आया हुआ है। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, चारों के आंसर लिखने हैं। 7वां क्वेश्चन 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए, इनमें भी 4 क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, आंसर के समय हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ये देखो, ये आंसर हैं। स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था फूलों से संबंध, उपवन, डाली, कपोल और कांटे। अगला क्वेश्चन था फूल को परवाह नहीं है इनके बिकने की, किसके? सभी फूलों के, सौगंध 100 फागुनों के, तो पहले से ही था उपवनों के। फूल कृतज्ञ है इनका, डाली का, कांटों का, कोपलों का, तो कांटा तो पहले से था, डाली और कपोलों का। इन्होंने फूल के लिए यह किया, डाली ने अपनी गोद में खिलाया, कोपल ने करुणाई लालिमा दी। अगला जोड़ियां मिलाओ। सुमन, उपवन, कांटे, चौकी, मालिन, पंखुरी, संस्कार, सौगंध। अगला क्वेश्चन था अपने ऊपर मंडराने वालों और अपना मोल लगाने वालों को फूल सौगंध न बेचने की बात संबोधित करते हुए कहता है। दूसरा, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोपल और कांटों को है। 5वें क्वेश्चन का पहला, अपनी गंध न बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसीलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। अगला, फूल डाली, कोपल और कांटों का कृतज्ञ है, इसीलिए वह उन्हें अपने आप को नोचने तोड़ने का अधिकार देता है। 6वें क्वेश्चन का पहला, एक भारतीय महीने का नाम फागुन। एक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र जिनके नाम के साथ रेखा शब्द जोड़कर उदाहरण दिया गया है। लक्ष्मण रेखा। अगला, फूलों के बगीचे में फूलों के पौधे लगाने और उनकी सेवा करने वाले व्यक्तियों की पत्नी मालिन है। अगला क्वेश्चन है फूलों की महक के अर्थ में प्रयुक्त शब्द गंध। अगला, अपनी गंध न बेचने वाला फूल, फूल को करुणाई देने वाला कोपल, फूल को गोद में लेने वाली डाली, चौकी देकर फूल की जान बचाने वाले कांटे। इस तरह से ये आंसर हो गए। कृति नंबर 2 शब्द संपदा है। कृति नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इन 4 शब्दों का अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखने हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग पहचान कर लिखना है। उत्तर देखते हैं। करुणाई का है लालिमा, चौकी का है पहरा, गंध का है सुगंध, सौगंध का है कसम। वृक्ष की नई और कोमल पत्तियां कोपल हैं, और
सौगंध स्त्री। दूसरा, किसी वस्तु के ऊपर चारों ओर घूमते हुए उड़ना मंडराना कहलाता है। सौगंध स्त्रीलिंग है, फागुन पुल्लिंग है। सरल अर्थ देखेंगे यहाँ पर देखो। उपयुक्त गद्यांश की क्रमशः किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल तो हमने पीछे देखा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से देखें चाहे वहाँ से देखें, हमने लिखा हुआ दे दिया है। सेकंड पैराग्राफ ये है, ये शब्दार्थ है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो शब्द का अर्थ आपको चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। मौसम की विशेषता, आकृति नंबर 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। मौसम की विशेषता 2 बतानी है। इनके गुण दाता और खाता के। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। पंक्ति से स्पष्ट होने वाले अर्थ को बताना है। कारण लिखना है। फूल को मौसम के से कुछ लेना देना नहीं है। पिचकारी का जादू टोना फूल पर कोई अंतर नहीं लाएगा। आकृति पूर्ण कीजिए। फूल के लिए ये दोनों एक जैसे हैं। 2 चीज़ें बतानी है। आंसर पे चलते हैं फटाफट। ये देखो, मौसम की विशेषता आता है जाता है। इनके गुण दाता के देता है, खाता का खाता है। आगे फूल को केवल अपने स्वाभिमान से मतलब है। उसे किसी चीज़ को पाने अथवा खो जाने से की चिंता नहीं है। जो मिलना होगा मिलेगा और जो नुकसान होना होगा हो जाएगा। उसे उसकी चिंता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन का पहला, फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है। उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसीलिए कैसा भी मौसम हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिचकारी का जादू टोना फूल पर कोई अंतर नहीं लाएगा। फूल को कृत्रिम फुहारों की कामना नहीं है, इसीलिए पिचकारी का जादू टोना फूल पर कोई अंतर नहीं लाएगा। चौथा, फूल के लिए ये दोनों एक जैसे हैं। कौन कौन? भंवरों के कोमल सुर, सरगम और पतझड़ों का रोना धोना, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। शब्द संपदा। कृति नंबर 2, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। 4 लिखने हैं। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखने हैं। ये भी 4 शब्दों के लिखने हैं। आंसर देखते हैं। देखो, आएगा जाएगा, रोना धोना, जादू टोना, पल पल, ये हैं शब्द युग्म। जिन शब्दों के बीच में ऐसा डैश लगा हो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। सब जोड़ी शब्द। भंवरा भ्रमर, सुर स्वर, दाम मूल्य, कोमल मुलायम। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। सरल अर्थ हमने पूरा ऊपर बता दिया है। यहाँ 4 पंक्तियों का लिखना है तो आप वहाँ से किसी भी 4 पंक्ति का लिख सकते हैं। हम आगे चलेंगे। अगला पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ 2 हो चुका। यहाँ शब्दार्थ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा क्या है वो 2 बताना है। लिखिए। क्या लिखना है? फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। क्या लगता है वो 2 बताना है। आकृति पूर्ण कीजिए। फूल इस तरह झड़ जाएगा, भूल चूक की माफ़ी यह लेगा, वो दोनों। और तीसरा है, तब मंडी यह समझेगी, इसको इसका अंत पता है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। ये देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, फिर आगे दूसरे पेज पे चलेंगे। ये देखो, अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा, मरने के पहले एक एक के घर जाना, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना। अगर फूल में इतने गुण हैं तो हमारे अंदर तो होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन का आंसर, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है मर जाना। फूल झर जाना चाहता है अपनी मोटी में,
मोटी बोल रही, माटी में। फूल इस तरह झर जाएगा, पंखुड़ी पंखुड़ी गिरकर। भूल चूक की माफ़ी यह लेगी, फूल की गंध कुमारी। तब मंडी यह समझेगी, खुददारी किसको कहते हैं, इसको इसका अंत पता है, फूल को अपना। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। 2 लिखने हैं। शब्द युग्म ऊपर भी बताया हमने क्या होता है। फिर समानार्थी शब्द लिखने हैं। पवन, घर, तन, दिन का। यहाँ देखो, एक एक, भूल चूक। इस पैराग्राफ में क्या आया हुआ ढूंढ के लिखना था। पवन हवा, तन शरीर, घर मकान, दिन दिवस। कृति नंबर 3, सरल अर्थ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख के लिख सकते हैं, या स्टार्टिंग में जो बताया वहाँ से देख के लिख सकते हैं। सुन के लिखना है तो वहाँ पे बताया है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो, संपूर्ण पाठ पर आधारित को स्वाध्याय अब देखेंगे हम। देखो, फूल बेचना नहीं चाहता, औचार बताना है। फूल बेचना नहीं चाहता, ये उत्तर हो गए। देखो यहाँ पर उत्तर है, गंध, सौगंध, अनुबंध, प्रतिबंध। ये नहीं बेचना चाहता। गंध, सौगंध, अनुबंध, प्रतिबंध। पद्य विश्लेषण है। ये देखो, भाषा अध्ययन, व्याकरण यहाँ से देखेंगे हम। प्रस्तुत कविता में कविता का पद्यांश विश्लेषण कीजिए। पद्यांश विश्लेषण हमने स्टार्टिंग में कर दिया है, आप देख सकते हैं। यह प्रश्न प्रकार कृत्रिमता के प्रारूप के हटा दिया गया है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्दभेद, अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। फूल की करुणाई देने योग्य थी, भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। तो ऊपर करुणाई और भंवरे, तो करुणाई है भाववाचक संज्ञा, भंवरे है जातिवाचक संज्ञा। अव्यय है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सामने तरफ, फूल एक एक के सामने जाएगा, मालिन ने फूल की तरफ देखा। संधि है, यथा अर्थ का शब्द बनाना है और संधि विच्छेद बताना है। दूसरा है, नमस्ते का शब्द विच्छेद करना है और संधि बताना है। आंसर डायरेक्ट दिखाते हैं दूसरे पेज पे जाकर के। ये देखो, संधि शब्द है, संधि है यथा अर्थ, तो हो जाएगा यथार्थ। संधि होगा स्वर, स्वर संधि। नमस्ते का नमः धन्ते और विसर्ग संधि होगा। सहायक क्रिया देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका रूप लिखिए। और बिकने से बेहतर है मर जाऊं, जाऊं मतलब जाना। मन ने तन पर प्रतिबंध लगा दिया, दिया मतलब देना, तो जाऊं और दिया, जाना और देना हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। रोना, रुलाना, रुलवाना। उड़ना का उड़ाना, उड़वाना। ये देखो, रुलाना, रुलवाना, उड़ाना, उड़वाना। ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। मुहावरे, ये देखो मुहावरे, निम्नलिखित शब्दों के मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चैन न मिलना, छेप जाना, इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। चैन न मिलना अर्थ है बेचैनी अनुभव करना। वाक्य, इसके में चोरी की बढ़ती घटनाओं से पुलिस को चैन नहीं मिल रहा है। छेप जाना, लज्जित होना, शर्माना। वाक्य, हिसाब किताब में गड़बड़ी पकड़े जाने पर मुंशी जी छेप गए। अगला, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। थर थर कांपना, नजर आना, दृष्टि फेरना। चोर पुलिस के डर से बहुत अधिक कांप रहा था।
आगरा के किले की ऊपरी मंजिल से ताजमहल का गुंबद दिखाई देता है। वाक्य बना फिर आगे और देखो इसका आंसर। चोर पुलिस के डर से थर थर कांप रहा था, मुहावरा यूज करना है। आगरा के किले की ऊपरी मंजिल से ताजमहल का गुंबद नजर आता है, यहाँ क्या दिया है, दिखाई देता है। कारक देखना है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। अच्छा हो मर कर अपनी माटी में झर जाऊं। और दूसरा है चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़ें। उत्तर है माटी में का अर्थ है अधिकरण कारक और मालिन से करण कारक। विराम चिन्ह देखना है। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। मौसम से मुझको क्या लेना है, वह तो आएगा जाएगा। इसमें कुछ नहीं लगाया गया है। आगे देखते हैं, एक वाक्य और है। अच्छा तो आप मुझे अपनी गंध बेचने के लिए कह रहे हैं। दोनों का में कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ देखो आंसर में मौसम से मुझको क्या लेना है, लेना है के बाद कॉमा, वह तो आएगा जाएगा पूर्ण विराम। और दूसरा है अच्छा के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह, तो आप मुझे अपनी गंध बेचने के लिए कह रहे हैं पूर्ण विराम। काल परिवर्तन जो हर पेपर में आता है, जितने क्वेश्चन व्याकरण के देख रहे हैं सब हर पेपर में आता है। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं गंध नहीं बेचूंगा, इसे सामान्य भूतकाल में करना है। मुझको मेरा अंत पता है, पूर्ण भूतकाल में पता करना है। तो देखो आंसर देखो, मैंने गंध नहीं बेची, सामान्य भूतकाल, बेची। मुझको मेरा अंत पता था। वाक्य भेद देखना है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। एक और भौरे का गुंजार है और दूसरी ओर पतझड़। इसे बताना है कि कौन सा वाक्य का प्रकार है। दूसरा देखो, वह सौगंध नहीं बेचूंगा, मैं सौगंध नहीं बेचूंगा, मैं मेरा संस्कार बन गई, जो मेरा संस्कार बन गई, मैं बोल रही हूँ। तो पहला क्या है, संयुक्त वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य है। तो ध्यान दें कि कैसे आप वाक्य को पहचानेंगे। एक और भौरे का गुंजार है और से जोड़ा गया संयुक्त वाक्य में दो वाक्य साथ में आते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक साथ ही आ रहे हैं, एक के बिना दूसरे अधूरे हैं। मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, विस्मयादि बोधक वाक्य बनाना है। फूल एक के, देखो वाक्य पहचानने को भी आता है, वाक्य परिवर्तन को भी आता है क्वेश्चन। दूसरा है फूल एक एक के घर जाएगा, संदेह बोधक वाक्य बनाना है। तो देखो पहले का देखो, विस्मयादि, अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, तो इसको कैसे बनाओ, अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, तो अच्छा के पहले विस्मयादि बोधक, लास्ट में भी विस्मयादि बोधक लगाए। दूसरा है फूल शायद एक एक के घर जाए, संदेह बन गया शायद। तो ध्यान रखो विस्मयादि बोधक लगाने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह उपयोग करो, और जब संदेहवाचक बनाना है तो शायद लगा दो, निषेधार्थक बनाना है तो नहीं लगा दो। इस तरह से कौन से वाक्य के लिए कौन सा शब्द आना जरूरी है वो ध्यान में रखो। वाक्य शुद्धिकरण करना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। उस दिन ये मंडी समझेगी, क्या समझेगी, क्या गलत है इसमें ये देखो, उस दिन ये मंडी समझेगी। दूसरा वाक्य है तब दुनिया उसके पाँव पर पड़ेगी, पाँव पर पड़ेगी। तो पहले का देखो, उस दिन में देख रहे हो बड़ी ये लगी है जो कि छोटी होती है। ये मंडी समझेगी, यहाँ लिखा है समझेगा, क्या लिखा है, समझेगा, लेकिन होता है समझेगी। दूसरा है तब दुनिया, यहाँ पर दुनिया में देख रहे हो बड़ा ऊ लगा है, लेकिन छोटा ऊ होता है। दुनिया के पाँव पड़ेगी, पर पाँव पड़ेगी, पाँव पर पड़ेगी नहीं, पाँव पड़ेगी। ये हुआ शुद्ध शब्द की शुद्धि
इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपके काम का रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।